राजेश और प्रज्ञा एक दूसरे की ओर खिंचे जा रहे थे। दिल ने दिल की भाषा पढ़ ली थी। फिर क्यों इन दोनों चाहने वालों की चाहत अधूरी ही रह गई? प्रज्ञा जब अस्पताल पहुंची तब तक राजेश की हालत और खराब हो चुकी थी। उसे कुछ दिनों पहले ही समाचार मिल गया था कि राजेश अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वह जानबूझकर अनदेखा करती रही। उसे क्या लेना राजेश से, वो मन में सोचती, लेकिन सच ये था कि ऐसा सोच लेने के बाद भी उसका मन राजेश में ही लगा था। भले ही वो सालों पहले राजेश से दूर हो चुकी हो, पर राजेश था तो उसका पहला प्यार। उसने उसके साथ जाने कितनी हसीन पल गुजारे हैं। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य सजीव होते चले गए। सुनिए मिस्टर, आप जो इस तरह मेरा पीछा कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। राजेश घबरा गया। पीछा? नहीं मैम, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं आप जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। राजेश कुछ नहीं बोला, अपनी आंखें झकाए वो निकल गया। प्रज्ञा बहुत देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसे वाकई उस पर तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि राजेश जानबूझकर बार बार उसके सामने आ रहा है। वैसे ये तो सच ही था कि राजेश कई बार उसके सामने से निकल रहा था, पर ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहा था। वह तो प्रज्ञा को जानता तक नहीं था। दरअसल प्रज्ञा उसके महल्ले में रहने के लिए कुछ ही दिनों पहले आई थी। किसी कंपनी में उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी। राजेश भी किसी कंपनी में नौकरी करता था और वो भी इसी महल्ले में एक कमरे में रह रहा था। यह संयोग ही था कि दोनों लगभग एक ही समय अपने घर से निकलते और दोनों ही एक साथ ही बस स्टॉप पर पहुंचते। दोनों एक ही बस में चढ़ते और एक ही स्थान पर उतरते। कुछ दूर तक साथ जाने के बाद दोनों के रास्ते एक होते हुए भी बदल जाते। यह क्रम शाम को भी चलता था। शाम को राजेश बस से उतरते हुए होटल से अपना भोजन पैक कराकर वापस होता, पर प्रज्ञा सीधे अपने महल्ले की ओर बढ़ जाती। राजेश होटल से भोजन का पैकेट लेकर पतली गली से निकलता तो प्रज्ञा फिर उसके सामने पड़ जाती। हालांकि राजेश का ध्यान प्रज्ञा की ओर नहीं जाता था, उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया था, पर प्रज्ञा राजेश की हर गतिविधि को देख रही थी। उसको लग रहा था कि राजेश जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। उसने 2-3 दिनों तक राजेश की गतिविधियों को देखा। उसके दिमाग में ये बात जम गई कि राजेश उसका पीछा कर रहा है। चूंकि वो भी अपने शहर से दूर नए शहर में अकेले रहने आई है तो उसे सतर्क तो रहना ही होता था। यही कारण था कि जैसे ही उसके दिमाग में राजेश के पीछा करने की बात आई तो वो बिफर पड़ी। इस घटना के बाद राजेश उसके सामने नहीं पड़ा। राजेश ने दिनचर्या बदल ली थी। अब वो प्रज्ञा के निकलने के पहले ही अपने घर से निकल जाता और पहली बस से ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता। शाम को भी वह लेट आने लगा था। वो प्रज्ञा को जाते देखता रहता और जब वो बस में बैठ जाती तब वो अपने ऑफिस से निकलता और दूसरी बस में बैठकर लौटता। राजेश के पीछा छोड़ देने से प्रज्ञा को राहत मिल गई थी। उसके चेहरे पर जो अनावश्यक सा तनाव आ गया था उससे अब वो मुक्त होती जा रही थी। वैसे उसे अब भी लग रहा था कि राजेश उसे अकेला समझकर उसका पीछा ही कर रहा था। यदि उसने दमदारी से उसे डांटा न होता तो उसका हौसला बढ़ जाता। प्रज्ञा अपने हाथों में एक फाइल लिए अपने सीनियर के रूम की ओर बढ़ रही थी। वो नई नई ही इस कंपनी में आई थी, इसलिए उसे काम को समझना पड़ता था। बहुत कुछ तो वो अपने सहकर्मियों की मदद ले लेती थी, पर वो उससे संतुष्ट न हो पा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो अपने सीनियर के साथ बैठकर पूरा काम समझ ही लेगी। वैसे भी वो अभी तक अपने सीनियर और अन्य अधिकारियों से मिली ही कहाँ थी। प्रज्ञा रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। रूम का दरवाज़ा खोलने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी, पर उसके पास और कोई विकल्प था भी नहीं। उसने धीरे से दरवाजे को खोला। मे आई कम इन सर? कोई तो था जिसका चेहरा फाइलों की ओट में था। यस। प्रज्ञा हल्के कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हो गई और चुपचाप खड़ी हो गई। फाइल की ओट में छिपा चेहरा बहुत देर तक अनदेखा ही रहा। वे शायद भूल गए थे कि उनके कमरे में कोई आया है। प्रज्ञा कुछ देर तक यूं ही मौन खड़ी रही। गुड मॉर्निंग सर। उसे फाइल में छिपे चेहरे को याद दिलाना था कि कोई उनके सामने खड़ा है। आवाज कानों तक पहुंच गई थी, पर आवाज अभी भी फाइल की ओट से ही आ रही थी। यस वो सर, मैं आपकी जूनियर अभी अपॉइंट हुई हूं। इस बार प्रज्ञा की आवाज ने फाइल की ओट वाले को चौंका दिया था। उत्सुकता के भाव लिए सीनियर ने अपना चेहरा फाइल की ओट से बाहर निकाला। तुम? उसकी आवाज में आश्चर्य मिश्रित घबराहट थी। घबरा तो प्रज्ञा भी गई थी। आप? दोनों को सामान्य होने में समय लगा, पर जब सामान्य हो गए तो सब कुछ विस्मृत कर बात करने लगे। यस बताएं प्रज्ञा जी। प्रज्ञा को आश्चर्य हुआ कि उन्हें उनका नाम कैसे मालूम हुआ, पर वो खामोश ही रही। वैसे तो वो भी सामान्य होने की चेष्टा कर रही थी, पर सच तो यह है कि वो सामान्य हो ही नहीं पा रही थी। सॉरी सर, उसकी आवाज में पश्चाताप था। किस बात की सॉरी? अभी तो तुमने कोई बात की ही नहीं। वो उस दिन। हम अभी ऑफिस में हैं, तो हम ऑफिस की ही बात करें। जी
अब की बार प्रज्ञा घबरा गई थी। उसे मालूम नहीं था कि कुछ दिनों पहले उसने जिस लड़के पर अपना पीछा करने का आरोप लगाया था वह उसकी ही कंपनी में काम करने वाला उसका सीनियर है। वह कुछ देर तक अपने मन को ही समझती रही, भले ही सीनियर हो, पर यदि वह उसका पीछा कर रहा था तो वह बोलेगी नहीं क्या? पर कहीं ऐसा न हो कि वह उस दिन का बदला निकालने लगे। यदि ऐसा हुआ तो उसकी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी। पड़ जाने दो, नौकरी के भय से वो अन्याय सहन नहीं करेगी। उसके मन के कुरुक्षेत्र में द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व के भाव उसके चेहरे पर आ जा रहे थे, पर इसका परिणाम ये हुआ कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। यदि इसने कुछ बोला तो वो उस दिन जैसी ही डांट देगी, भले ही उसे नौकरी से अलग कर दिया जाए। राजेश सामने खड़ी प्रज्ञा के चेहरे पर आ रहे भावों को देख रहा था। यस, आप बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसका स्वर शांत था। उसके शांत स्वर ने प्रज्ञा का हौसला बढ़ा दिया। वो सर, मैं इस फाइल को लेकर आपके पास आई हूं, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बताएं। राजेश बहुत देर तक प्रज्ञा को काम के बारे में समझता रहा। काम खत्म हो जाने के बाद उसने चपरासी को चाय ले आने का बोल दिया था। प्रज्ञा और राजेश सामने के सोफे पर आकर बैठ गए थे। प्रज्ञा इतनी देर में राजेश के स्वभाव को समझ चुकी थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसने राजेश पर उसका पीछा करने का जो आरोप लगाया है वो सच नहीं हो सकता। उसने जल्दबाजी में बगैर जांचे समझे उससे कह दिया था, वो सर, उस दिन मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, क्षमा चाहती हूं। नहीं, आपने जो समझ उसकी प्रतिक्रिया तो ऐसी होनी ही चाहिए। प्रज्ञा कुछ नहीं बोली। केवल एक बात कहनी है कि आप प्रतिक्रिया देने के पहले सही और गलत को समझ अवश्य लें, ताकि कोई भला आदमी आपकी कठोर बातों से आहत न हो सके। राजेश की आवाज अभी भी शांत ही थी। प्रज्ञा के चेहरे पर भी पश्चाताप के भाव थे। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। ये तो मात्र संयोग ही था कि हम दोनों एक ही महल्ले में रहते हैं और एक ही समय पर घर से निकलते हैं और हमारा गंतव्य भी एक ही है। सॉरी, बहुत धीमी आवाज में प्रज्ञा बोली। ओके। चाय खत्म हो चुकी थी। मैं चलूं सर? यस। लौटते समय प्रज्ञा के कदमों में उत्साह परिलक्षित हो रहा था। शाम को ऑफिस से निकलकर वो अपने नियमानुसार सीधे बस स्टॉप की ओर नहीं बढ़ी। वह एक ओर जाकर खड़ी हो गई। उसे राजेश की प्रतीक्षा थी। उसने अंदाज लगाया था कि राजेश भी इसी समय ऑफिस से निकलता होगा। ये अलग बात है कि वो उसके सामने नहीं आता था। उसकी आंखें कंपनी के गेट को एकटक देख रही थीं। वैसे तो राजेश को भी सभी के साथ ऑफिस से निकल जाना चाहिए होता था और पहले वो ऐसा करता भी था, पर जब से प्रज्ञा ने उसको आरोपों के घेरे में लिया है तब से उसने प्रज्ञा के निकल जाने के बाद ही निकलना शुरू कर दिया था। आज भी वो कुछ देर बाद ही अपनी केबिन से निकला और रोज की तरह बस स्टॉप की ओर बढ़ गया। वो कुछ कदम ही बढ़ा था कि पीछे से आई आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। किसी ने तो उसे पुकारा था। राजेश ने पलट कर देखा। उसे आश्चर्य हुआ प्रज्ञा को अपने सामने देखकर। जी, अरे, मैं आपकी ही राह देख रही थी। तेज चलने के कारण प्रज्ञा की सांस फूल रही थी। राजेश सशंकित हो गया, कहीं उससे फिर से तो कोई गलती नहीं हो गई। वैसे आज जब वो अपने ऑफिस में प्रज्ञा से मिला था तो उसे उससे मिलकर अच्छा लगा था। उसने प्रज्ञा के बारे में जो छवि बनाई थी, प्रज्ञा उससे विपरीत थी। इसके पहले कि राजेश कुछ बोल पाता, प्रज्ञा ने ही उत्तर दे दिया, मैं आपको सॉरी नहीं बोल पाई थी ना। किस बात के लिए? वो कुछ दिनों पहले मैंने आपको, उसने जानबूझकर वाक्य पूरा नहीं किया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा है, केवल अपनी राह बदल ली है ताकि कोई गलतफहमी न हो। मैं वही कह रही थी कि मैंने अपनी गलती मान ली है, तो आप अब राह क्यों बदल रहे हैं? क्या मतलब? राजेश सच में नहीं समझता प्रज्ञा की बातों को। अरे, मेरा मतलब है कि हम दोनों का ऑफिस एक है, दोनों का ऑफिस एक ही समय पर छूटता है और हमको एक ही कॉलोनी में जाना होता है, सो हम अकेले अकेले क्यों जाते हैं? राजेश चुप रहा। सच तो यह है कि वो प्रज्ञा की बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। प्रज्ञा उसे एकटक देख रही थी। उसे लग रहा था कि राजेश को उसके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, पर राजेश तो मौन था। सर, मैं ये कह रही थी कि मैं आपके साथ ही ऑफिस आना चाहती हूँ और आपके साथ ही अपने घर लौटना चाहती हूँ ताकि मुझे आपकी कंपनी मिल सके। प्रज्ञा ने यह कहकर अपनी नजरों को दूसरी ओर कर लिया था। देखो, पहले तो आप मुझे सर कहना बंद करें। ऐसा लगता है कि मैं बहुत सीनियर हो चुका हूँ। वैसे भी हम सहकर्मी ही हैं, सो आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएं। जी, पर आप मुझे जो बार बार आप कह रहे हैं वो भी तो। ओके। राजेश को भी उसे आप कहना अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर? प्रज्ञा ने उसकी आंखों में झंकना शुरू कर दिया था। अच्छा ठीक है, मुझे क्या परेशानी, कहते हुए राजेश ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। प्रज्ञा भी उसके साथ कदम ताल करते हुए चल रही थी। कॉलोनी के बस स्टॉप पर दोनों साथ ही उतरे।
देखो अब तुम कॉलोनी में चली जाओ, मुझे खाना लेने के लिए होटल पर रुकना पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ से खाना लेते हैं, खुद नहीं बनाते? नहीं, मुझसे खाना बनाते नहीं बनता, कहते हुए राजेश होटल की ओर बढ़ गया। प्रज्ञा कुछ देर तक तो ठिठकी खड़ी रही, फिर वो धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। प्रज्ञा को आज राजेश के साथ बात करने में और साथ घर लौटने में बहुत आनंद आया था। दूसरे दिन प्रज्ञा कॉलोनी के मेन गेट पर खड़ी होकर राजेश की प्रतीक्षा करती रही। राजेश के आते ही दोनों साथ ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। अब तो ये सिलसिला शुरू ही हो चुका था। दोनों साथ ही आते जाते और ऑफिस में ज्यादातर समय साथ ही रहते। दोपहर में लंच साथ होता और चाय भी। दोनों की झिझक खत्म हो गई थी और वे बेतकल्लुफ होते जा रहे थे। शाम को ऑफिस से लौटते समय जैसे ही राजेश के कदम नियमानुसार होटल की ओर बढ़े, प्रज्ञा ने उसे रोक दिया। आज आप हमारे साथ डिनर करेंगे, होटल जाने की जरूरत नहीं है, प्रज्ञा ने पूरे अधिकार के साथ बोला था। राजेश के कदम ठिठक गए। परवर कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ सच में। वैसे तो प्रज्ञा ने कई बार लंच पर भी कोशिश की थी कि राजेश उसके डब्बे से ही लंच करे, पर हर बार राजेश कोई न कोई बहाना लेकर बात को टाल देता था। प्रज्ञा जानती थी कि रोज रोज होटल का खाना खाने में ऊब होने लगती है। वह तो अपने लिए खाना बनाती ही है, उसमें से राजेश के लिए भी बना सकती है, पर यह बात कहने में उसे हिचक हो रही थी, इसलिए उसने राजेश को नहीं बोला था। पर आज तो दोपहर में ही उसने तय कर लिया था कि आज राजेश को वो अपने हाथ का भोजन जरूर कराएगी। उसने राजेश से पूछा भी नहीं था, सीधा आदेशात्मक बोला था। वह जानती थी कि यदि उसने राजेश से पूछा तो वह मना कर देगा। राजेश ने उसके आदेशात्मक स्वर को सुना था। उसे अच्छा लगा, पर वो उसके साथ डिनर करने में हिचक रहा था। देखो प्रज्ञा, मुझे तो रोज ही होटल में खाना है, ऐसे में एक आध दिन तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया तो मुझे होटल का खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसलिए प्रज्ञा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मैंने आपसे पूछा नहीं है, आपको बोला है कि आप आज मेरे साथ डिनर लेंगे। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आप सारे बहानों को कोनों में रख दो और मेरे साथ चलो। इस बार भी प्रज्ञा का स्वर आदेशात्मक ही था, बल्कि कुछ और कठोर भी था। राजेश कुछ देर तक असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा, फिर उसने अपने कदमों को प्रज्ञा के साथ कॉलोनी की ओर बढ़ा दिया। दोनों साथ ही साथ अपने अपने घरों की ओर बढ़े। आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाएं, मैं आपको लेने आऊंगी। अरे, मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं ही आऊंगी, आप तैयार रहना, कहते हुए प्रज्ञा के कदम अपने घर की ओर बढ़ गए। खाना बहुत अच्छा बना था। प्रज्ञा ने पिंक कलर का सूट पहना था। ऐसा लग रहा था कि वह आज विशेष रूप से तैयार हो रही थी। उसके बाल तो वैसे भी लंबे थे, जिन्हें वो ऑफिस जाते समय जूड़ा बनाकर ढंक लेती थी, पर आज उसने अपने बालों को यूं ही आवारागर्दी करने के लिए खुला छोड़ दिया था। हवा के झंके के साथ उसके बालों की कोई न कोई लट उसके गालों पर आकर टकरा जाती। वो हौले से उन्हें अपने हाथों से अलग कर देती। उसके चेहरे पर आज अजीब सी ताजगी दिखाई दे रही थी। राजेश कनखियों से उसे बार बार देख रहा था। कई बार उसकी नजरें प्रज्ञा की नजरों से मिली तो वो झेप गया, पर प्रज्ञा नहीं झेपी। वो एकटक राजेश को देख रही थी। आमतौर पर सादे कपड़ों में रहने वाला राजेश आज जीन्स और बंद गले की टी-शर्ट पहनकर आया था। उसके ऊपर कोट भी पहने हुए था। राजेश भी बहुत सुंदर लग रहा था। प्रज्ञा और राजेश खाना खाने के बाद बहुत देर तक यूं ही बैठे बातें करते रहे। वैसे तो प्रज्ञा का मन नहीं था कि राजेश अभी जाए, वैसे भी कल तो रविवार था, यानी अवकाश का दिन, सो कोई जल्दबाजी की जरूरत थी भी नहीं। पर राजेश को इस बात का इल्म था कि प्रज्ञा अकेली रहती है, ऐसे में देर रात तक उसके घर पर रुकना ठीक नहीं है। इस डिनर के बाद राजेश और प्रज्ञा दोनों और नजदीक आ गए थे। वे शब्दों में भले ही न कह पाए हों, पर उनके हाव भाव बताने लगे थे कि वे एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। राजेश ने कई बार प्रज्ञा से कहने की कोशिश तो की, पर प्रज्ञा के सामने आते ही उसकी जबान लड़खड़ा जाती। वह कुछ कह ही न पाता। प्रज्ञा जानती तो सब कुछ थी, पर वो भी राजेश के ही कह देने का इंतजार कर रही थी। राजेश और प्रज्ञा इस रविवार को दोपहर में लंच लेने साथ ही एक होटल में गए थे। राजेश ने ही उसे ऑफर किया था, क्या है कि मैं तुमको घर पर तो खाना खिला नहीं सकता, सो चले हम होटल में ही खाना खा लेते हैं। अच्छा, वैसे आप चाहें तो मैं घर पर भी खाना बनाकर खिला सकती हूँ। नहीं, खाना मुझे खिलाना है तो तुम क्यों बनाओगी? अच्छा, मेरे डिनर का कर्ज उतारना चाह रहे हो? कर्ज नहीं, फर्ज। अरे, इस बहाने हम दोनों रिलैक्स होकर बैठ तो सकते हैं, इसलिए। प्रज्ञा तैयार हो गई। उसे तो तैयार होना ही था। वह राजेश के साथ समय बिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वैसे भी दिन रात राजेश के ही ख्यालों में डूबी रहती थी। अवकाश के दिन तो उसको एक एक पल काटना कठिन हो जाता था। वो फोन लगा लेती, पर फोन पर ज्यादा देर तक बातें न करती।
उसे लगता, मालूम नहीं, राजेश कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। आज प्रज्ञा ने साड़ी पहनी थी और बालों का जूड़ा बना लिया था। जूड़े में एक गुलाब का फूल भी लगा लिया था। राजेश ने एक दिन बातों ही बातों में उसको बोला था, प्रज्ञा, ये गुलाब है ना, इसे ही हम प्रेम का प्रतीक मानते हैं। जानती हो क्यों? उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजेश ने ही बोला था, जैसे प्रेम कांटों की चुभन के साथ पल्लवित होता है ना, ठीक वैसे ही गुलाब भी कांटों का कष्ट सहन कर अपनी मुस्कुराहट बिखेरता है। मुझे गुलाब केवल इसीलिए ही बहुत पसंद है। उसने गमले में खिले गुलाब की पंखुड़ियों को सहलाते हुए बोला था। प्रज्ञा ने कोई विशेष साज सज्जा नहीं की थी, पर फिर भी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। राजेश और प्रज्ञा साथ ही साथ कॉलोनी से निकले। प्रज्ञा का मन हो रहा था कि वह राजेश का हाथ अपने हाथों में ले ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वैसे भी राजेश उससे कुछ दूरी बनाकर ही चल रहा था। वे ऑटो से होटल पहुंचे थे। प्रज्ञा पहली बार राजेश के इतने करीब बैठी थी। यदि ऑटो की मजबूरी न होती तो राजेश अब भी उसके इतना करीब न बैठता। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थीं। राजेश ने शायद पहले से ही केबिन बुक करा लिया था, इसलिए वे दोनों सीधे केबिन में जाकर बैठ गए थे। वेटर सूप का प्याला रख गया था। दोनों सूप की चुस्कियां ले रहे थे। प्रज्ञा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रज्ञा के चेहरे पर लाज की गरिमा दौड़ गई। उसकी उंगलियां अपनी ही साड़ी के पल्लू के साथ खेलने लगी थीं। राजेश प्रज्ञा को एकटक देखे जा रहा था। सॉरी प्रज्ञा। क्यों, क्या हुआ? मुझे शायद ये नहीं बोलना था। सॉरी। प्रज्ञा का चेहरा उतर गया। क्यों? तुम्हारा मुख देखकर अंदाज लगाया कि तुम्हें मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रज्ञा की नजरें राजेश के चेहरे पर जाकर टिक गईं। अच्छा, तो तुम्हें अच्छा लगा मेरा ऐसा कहना? जी। शर्म से लाल हो गई थी प्रज्ञा। तो फिर मैं एक बात और पूछ ही लूं, यदि तुम इजाजत दो तो? अरे, आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बगैर इजाजत के नहीं कहना चाहिए। अच्छा, यानी आप कोई गहरी बात कहना चाहते हैं? हाँ। तो फिर कहिए ना, मैं बहुत उत्सुक हूं। तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रज्ञा अचंभित हो गई। उसे ऐसे प्रश्न की उम्मीद न थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे। उसे मौन देखकर राजेश के चेहरे पर पश्चाताप के भाव उभर आए। सॉरी, शायद मुझे ये प्रश्न नहीं करना था। प्रज्ञा अभी भी चुप ही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दे। वह राजेश से प्यार करती थी, ये तो सच था। वो ये भी जानती थी कि राजेश भी उससे प्यार करता है, परंतु न तो वो खुद भी ये कह पा रही थी और न ही राजेश ने कहा था। आज तो उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि होटल के केबिन में राजेश उसके सामने ये प्रस्ताव रख देगा। उसके चेहरे पर अचंभित मिश्रित प्रसन्नता हिलोरे मार रही थीं। आप ये बार बार सॉरी क्यों बोल रहे हैं? और क्या, जब तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है तो इसका मतलब है कि मैंने गलत प्रश्न कर दिया। अरे वाह, किसी को सोचने का मौका भी न दो। अब की बार प्रज्ञा के चेहरे पर अनोखी मुस्कुराहट छा गई थी। यदि सामने वाले को उत्तर देने के लिए सोचना पड़े तो फिर प्रश्न बेकार ही है। राजेश गंभीर बना हुआ था। उसे वाकई लगने लगा था कि उसने कुछ गलत प्रश्न कर दिया है। प्रज्ञा उसके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को पढ़ रही थी। एकाएक वह अपनी कुर्सी से उठी। उसने अपने जूड़े में जो गुलाब का फूल लगाया हुआ था उसे निकालकर अपने हाथों में ले लिया। प्रज्ञा राजेश के सामने घुटने के बल बैठी थी। आई लव यू डियर। लाज के कारण उसके गालों पर लालिमा फैल चुकी थी। सभी को राजेश और प्रज्ञा की लव स्टोरी के बारे में पता चल चुका था। दोनों ने छिपाने का प्रयास किया भी नहीं था। दोनों साथ ऑफिस जाते और साथ ही लौटते भी। अक्सर प्रज्ञा राजेश के लिए भी खाने का डब्बा लेकर आती। उनके बीच प्रेम की गहराई बढ़ती जा रही थी। एकाएक प्रज्ञा को अपने घर से बुलावा आया था। पिताजी ने फोन पर ही बोला था कि वह तुरंत आ जाए। कारण उन्होंने नहीं बताया था। प्रज्ञा का मन अनेक शंकाओं से ग्रसित हो चुका था। उसने राजेश को केवल इतना ही बताया कि उसे तत्काल अपने घर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा उसे भी नहीं मालूम था। राजेश उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। यदि तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, आप अच्छे से रहना, मैं वहां पहुंचकर आपको फोन लगाऊंगी। पर प्रज्ञा का फोन नहीं आया। 1-2 दिन तक तो राजेश प्रतीक्षा करता रहा, पर जब फोन नहीं आया तो उसने ही फोन लगाने का प्रयास किया। प्रज्ञा का फोन बंद बता रहा था। प्रज्ञा का कोई पता नहीं चला। एक लंबा समय व्यतीत हो चुका था। इस बीच राजेश प्रज्ञा के शहर भी होकर आ चुका था, पर वहां भी उसका कोई पता नहीं चला। राजेश हताश हो चुका था। उसे प्रज्ञा के साथ बिताए एक एक पल अपनी आंखों के सामने झलते दिखाई देते। राजेश का मन अब यहां नहीं लग रहा था।
एक दिन उसने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपने शहर चला गया। कुछ दिनों तक वो यूं ही बेकाम सा पड़ा रहा। फिर उसने एक प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि उसका मन तो लगे कैसे भी। प्रज्ञा का आवेदन पत्र उसके सामने टेबल पर रखा हुआ था। इस आवेदन पत्र में उसकी वही पुरानी फोटो लगी थी। वो अवाक सा उस फोटो को देख रहा था। अरे प्रज्ञा, ये यहाँ है। ओ, मैंने तो कहाँ नहीं ढूंढा इसे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने घंटी बजाकर चपरासी को अंदर बुलाया। ये आवेदन कौन लेकर आया है? एक मैडम लेकर आई थी सर। राजेश समझ गया कि प्रज्ञा ही आई होगी। उन्हें अंदर बुलाओ। वे तो आवेदन देकर चली गईं। ओह अच्छा। राजेश के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए थे। वो आवेदन को बार बार पढ़ रहा था। उसके सामने प्रज्ञा का चेहरा जीवंत होता जा रहा था। उसने कितना तो खोजा, प्रज्ञा को, पर मिली ही नहीं। उसने अपने जीवन के इतने वर्ष प्रज्ञा की यादों के सहारे ही तो काटे हैं। काश वो मेरे सामने होती तो मैं उसे बताता कि देखो प्रज्ञा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा ही रह गया। उसने आवेदन के नीचे लिखे फोन नंबर को देखा। क्या मैं फोन लगा लूं? राजेश के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। मोबाइल की घंटी कुछ देर तक यूं ही बजती रही। राजेश का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसका मन हुआ कि जब फोन रिसीव नहीं हो रहा है तो काट ही दूं, पर तभी दूसरी ओर से आवाज गूंजी। यस, कौन? प्रज्ञा की ही आवाज थी। इतनी मीठी आवाज भला किसी और की हो ही कैसे सकती है? प्रज्ञा, तुम यूं ही लगातार बोलते रहा करो। मुझे तुम्हारी आवाज बहुत कर्णप्रिय लगती है। अच्छा, मैं पागल हूं क्या कि मैं ही बोलती रहूं? कुछ देर चुप रहने के बाद वो ही बोली, अच्छा ओके, कहो तो गाना भी सुना दिया करूं। अरे हाँ, मैं ये तो भूल ही गया। जब तुम्हारी इतनी सुरीली आवाज है तो तुम गाना भी बहुत अच्छा गा सकती हो। आपको तो मेरी हर चीज अच्छी लगती है। उसके चेहरे पर शरारत के भाव उभर आते। अरे, अब जब तुम हो ही इतनी अच्छी तो मैं क्यों बुरा कहने लगूं? पर राजेश की आवाज सुनी, उसका चेहरा खिल उठा था। हालांकि उसे राजेश से बहुत सारी शिकायतें भी थीं। उसे अपने हर प्रश्न के उत्तर चाहिए थे। जॉइनिंग बाद में पहले लड़ाई, फिर राजेश के गले से लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी वो। पर जब वो स्कूल पहुंची तो राजेश स्कूल में नहीं मिला। किसी ने बताया था कि उसकी तबीयत खराब है, वो किसी अस्पताल में भर्ती है। अरे, कल तो अच्छे से बात कर रहे थे, फिर एकाएक क्या हो गया? उसके माथे पर चिंता के भाव आ गए थे। उसने अस्पताल जाकर राजेश को देख आने के बारे में सोचा ही नहीं। जब राजेश स्वस्थ होकर आ जाएंगे तब बात करेंगे। स्कूल में ही पता चलता रहा कि राजेश की अस्वस्थता बढ़ती जा रही है। आज जब वह स्कूल आई तो उसे पता चला कि राजेश की हालत बहुत खराब है। अब उसका मन किसी काम में नहीं लगा। वह स्कूल बीच में ही छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह लगभग दौड़ती हुई सी अस्पताल पहुंची थी। रिसेप्शन पर ही राजेश का कमरा पता किया और सीढ़ियों से होती हुई उसके कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। कमरे का दरवाजा खोलते समय उसे कुछ असमंजस सा महसूस हुआ, पर उसे तो हर हाल में राजेश को देखना ही था। सो उसने हौले से कमरे का दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। राजेश के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। नर्स उसके हाथों में बॉटल लगा रही थी। एक बुजुर्ग औरत प्यार से उसके माथे को सहला रही थी। शायद राजेश की माँ होंगी, उसने अंदाजा लगाया। दरवाजा खुलने की आहट से सभी चौंक गए थे। जी, मैं प्रज्ञा। नर्स के चेहरे पर उसका नाम सुनते ही अजीब से भाव आ गए। अरे, आप ही प्रज्ञा हैं? देखिए, ये मरीज तो कब से आपका ही नाम पुकार रहे हैं। बुजुर्ग महिला ने भी ममतामयी नजरों से प्रज्ञा की ओर देखा, मानो उन्हें उम्मीद हो कि उनका बेटा जिसे पुकार रहा था वो आ गई है तो वो भी आंख खोलकर उठ खड़ा हो जाएगा। प्रज्ञा ने बोझिल वातावरण को महसूस कर लिया था। उसकी आंखों में भी आंसू झलझलाए। वह राजेश के नजदीक पहुंच गई और उसने प्यार से राजेश को सहलाया। राजेश के शरीर में कुछ हलचल सी हुई। राजेश ने प्रज्ञा का हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। उसका सांस तेज तेज चलने लगी थी। नर्स घबरा गई थी। उसने डॉक्टर को आवाज लगाई। जब तक डॉक्टर आते तब तक राजेश की सांसें थम चुकी थीं। कमरे में राजेश की माँ और प्रज्ञा के रुदन की आवाजें गूंज रही थीं।